हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो आज बच्चों हम लोग टेस्ट सीरीज क्या हमारा 19 का क्या करने जा रहे हैं, हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 46 है ये क्या हमारा ऑर्गेनिक का जो क्या हमारा फिनॉल के प्रिपरेशन से रिलेटेड और बिल्कुल एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट गिव द फिनॉल, किस मेथड से फिनॉल नहीं बन सकता है। ठीक है, कौन से मेथड से फिनॉल का प्रिपरेशन नहीं होगा। देखो पहला जो दिया हुआ है ए नंबर, ये दिया हुआ क्या हमारा डॉस प्रोसेस। और आपको पता है कि डॉस प्रोसेस से क्या हमारा फिनॉल बन जाता है। डॉस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, क्लोरो बेंजीन को क्या करते हैं NaOH के साथ एक्वस NaOH के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगभग क्या हमारा 350 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 300 केल्विन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एटीपी पे क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। ठीक है, एटीपी पे तो ये क्या देता है हमारा फिनॉल देता है। लेकिन पहले इसमें क्या बनता है हमारा, सबसे पहले इसमें बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। पहले जो बनेगा इसमें क्या बनेगा हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। और ये क्या हमारा 300 क्या हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ये बनाया सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या हमारा जो NaOH लेते हैं हम, ये कितना 2 मोल लेते हैं। फिर बाद में इसका क्या करते हैं हम एसिडिफिकेशन करते हैं, एसिड से पास कराते हैं, तो ये क्या आता है हमारा फिनॉल देता है। और इस प्रोसेस का नाम क्या हमारा डॉस प्रोसेस है। तो डॉस प्रोसेस से क्या हम फिनॉल बना सकते हैं। तो नॉट पूछ रहा था, पहला दे दिया। दूसरा है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन क्या है, ये क्या हमारा ऑर्थो क्या हमारा सोडियम, ये ऑर्थो सोडियम सैलिसाइलेट दिया है। सोडियम सैलिसाइलेट को सोडा लाइम NaOH और क्या हमारा कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस जब हीट करेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और ये क्या दे देगा फिनॉल दे देगा। तो ये क्या सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन यानी इससे भी बन जाएगा, बी भी दे देगा। अब ये देखो सी जो है, सी क्या हमारा C6H5 ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को क्या हमारा वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो एक्टिव हाइड्रोजन हो गया ये। तो ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये C6H5 क्या हमारा बेस का काम कर रहा है, वाटर से क्या किया प्रोटॉन गेन किया, ये C6H6 क्या हमारा बेंजीन बना दिया। तो कौन से किससे फिनॉल नहीं बना, तो ये C से क्या हमारा फिनॉल नहीं बना। ये क्या हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, स्टीम वाटर के साथ हीट करेंगे तो इससे भी क्या बन जाएगा फिनॉल। तो ये क्या हमारा D से फिनॉल बन जाएगा, C से क्या हमारा बेंजीन बन रहा है, फिनॉल नहीं बन रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, फिर क्या हमारा ये क्या हमारा कन्वर्सन टाइप का ABC पूछ रहा है क्या बनेगा। ये देखो ये क्या हमारा दिया हुआ है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये क्या हमारा फिनॉल है। फिनॉल पे अगर सोडियम मेटल डाला है तो ये क्या सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। तो ये क्या हमारा सोडियम फिनॉक्साइड क्या बन गया हमारा A बना। अब बोल रहा है कि A पे क्या हमारा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये क्या हमारा SN2 रिएक्शन दे दिया, ये बना दिया एनिसॉल। ये क्या बना दिया एनिसॉल। अब एनिसॉल में एक्सेस ऑफ HI का रिएक्शन हुआ, यहाँ भी SN2 रिएक्शन करवा दिए, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव एक्सेस दिया हुआ है। इधर से बॉन्ड तो टूटेगा नहीं कि रेजोनेंस, तो क्या बनेगा पार्शियल डबल बॉन्ड, ये बना फिनॉल। इधर क्या बना, ये क्या हमारा मिथाइल आयोडाइड। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर एक्सेस ऑफ HI का यूज करेंगे तो क्या देगा। तो पहले क्या बना हमारा एनिसॉल, ये क्या हमारा फिनॉल। अब एक्सेस ऑफ HI के साथ हीट के तो ये क्या दे दिया हमारा फिनॉल प्लस क्या हमारा मिथाइल आयोडाइड, यानी क्या हमारा ऑप्शन C। Which of the following turbidity after the 13 minute on heating we drink Leucostriene। तो ल्यूकास्ट्रिएंट पता है तुम्हें क्या किसको बोलते हैं, एनहाइड्रस क्या हमारा ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम कंसंट्रेट HCl को मिक्सचर को बोलते हैं ल्यूकास्ट्रिएंट। और इसके थ्रू क्या करते हैं हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो टर्सरी अल्कोहल क्या हमारा उससे जो कार्बोकेटाइन होगा मोर स्टेबल होगा, उसमें टर्बिडिटी विद इन द 5 मिनट के अंदर क्रिएट हो जाता है। सेकेंडरी में आफ्टर क्या हमारा 5 मिनट लगभग 7 से 8 मिनट में। और जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसमें टर्बिडिटी जो है लगभग क्या हमारा 25 से 30 मिनट के बाद अपियर होता है। तो ये देखो अब कार्बोकेटाइन का जितना ज्यादा होगा टर्बिडिटी क्या होगा उतनी फास्टली अपियर होगा। तो इसमें क्या ये टर्सरी ब्यूटाइल
तो इसमें क्या हमारा फास्टली अपेयर हो जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल में सेकेंडरी ब्यूटाइल, लेकिन नॉर्मल ब्यूटाइल जो है, नॉर्मल ब्यूटाइल में जो टर्बिटी अपेयर होगा, ये क्या हमारा नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल में, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इस पर एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसनट्रेट HCl डाले, ये क्या हमारा टर्सरी नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड लगा। लेकिन ये क्या लगभग 25 से क्या हमारा 30 मिनट के क्या हमारा बाद टर्बिटी देगा, यानी क्या हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आपको पता है जितने मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड होता है सभी के सभी रिड्यूसिंग शुगर होता है, लेकिन डाइसैकेराइड में क्या हमारा सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, फेलिंग सोलेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। जितने पॉलीसैकेराइड हो कभी भी क्या है हमारा रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। तो देखो सुक्रोज क्या हमारा डाइसैकेराइड है, इसमें हेमी एसिटल लिंकेज नहीं पाया जाता है, इसलिए नहीं था। स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है, सही में क्या हमारा एसिटल लिंकेज मतलब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाएगा। ऐसा लिंकेज जहां भी होगा इस तरह का लिंकेज तो वो क्या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो ये सुक्रोज में भी क्या एसिटल लिंकेज, स्टार्च में भी, सेलुलोज में से क्या गया ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या अगले क्वेश्चन में फिर देखते हैं क्या हमारा करेक्ट आयुपैक नेम इज। तो इसका क्या हमारा ये कंपाउंड दिया एस्टर का, एस्टर क्लोरीन सीनियर का एस्टर है 1 2 3 4। ये तो क्या बन गया इसका एस्टर के नेम में सबसे ऑक्सीजन से जो ग्रुप होता है अटैच उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो ये क्या लिखे मिथाइल क्या हमारा 3 क्या हमारा क्लोरो क्या हमारा मिथाइल 3 क्लोरो और 4 कार्बन से क्या हो गया ब्यूटेनोइड। ये इसका क्या हो गया आयुपैक नेम। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है मिथाइल 3 क्लोरो ब्यूटेनोइड, यानी क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन बन गया। अगले क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट। तो DNP टेस्ट जो होता है क्या हमारा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल क्या हमारा हाइड्राजीन, जिसको क्या बोलते हैं हम DNP। ये क्या हमारा फिनाइल हाइड्राजीन है, ये क्या हमारा फिनाइल हाइड्राजीन। अब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन ये किसी को क्या बोलते हैं हम DNP बोलते हैं। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन क्या बोलते हैं DNP। ये क्या हमारा सभी एल्डिहाइड के साथ क्या हमारा रिएक्शन देगा, कीटोन के साथ भी देगा। ये क्या ऑरेंज येलो कलर का क्या हमारा एक रेड प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ। ठीक है, तो ये क्या हमारा लेकिन क्या हमारा तो एल्डिहाइड भी दे देगा, ये कीटोन भी दे देगा, ये भी एल्डिहाइड दे देगा, लेकिन क्या हमारा यहाँ ईथर जो है ईथर क्या हमारा DNP टेस्ट नहीं देगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा C हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये देखो क्या दिया हुआ है मिथाइल क्लोराइड दिया हुआ है, मिथाइल क्लोराइड पे KCN डाले, ये क्या बना दिया मिथाइल साइनाइड बना। और मिथाइल साइनाइड को हाइड्रोलाइसिस किया गया, हाइड्रोलाइसिस हीट का सिंबल दिया हुआ है। 1 मोल भी वाटर अगर हीट का सिंबल दे दिया तो डायरेक्ट आप उसको क्या बनाओ एसिड में बदल दो। ये क्या बन गया हमारा एसिड। अब एसिड को क्या किया गया अमोनिया के साथ हीट किया गया, ये क्या हमारा एसिड का क्या बन गया सॉल्ट बन गया, अमोनियम क्या हमारा एसीटेट बना। और इसको फिर क्या किए हीट कर दिए। ठीक है, अमोनियम एसीटेट, तो ये क्या बन गया एमाइड बन गया CONH2। तो अब ये देखो कोई एसिटामाइड, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, यानी एक कार्बन KCN ऐड के क्या हमारा दो कार्बन क्या हमारा एसिटामाइड CH3CONH2, यानी क्या हमारा D ऑप्शन आ गया। ठीक है, हाँ ये क्या हमारा RCO क्या हमारा NH2 दिया हुआ है, ये रिडक्शन दिया हुआ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये विथ क्या हमारा पोलर सॉल्वेंट। ये जितने भी एसिड डेरिवेटिव है ना, एसिड डेरिवेटिव के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है, एक्सेप्ट एमाइड की रिडक्शन करते हैं तो इससे क्या हमारा ये प्राइमरी एमाइड है, तो इससे क्या बन गया प्राइमरी एमीन। तो पूछा P इज द मेजर प्रोडक्ट शुड बी, तो मेजर प्रोडक्ट इससे क्या बन गया RCH2NH2 क्या बन गया हमारा प्राइमरी एमीन। ये क्या सिर्फ एसिड डेरिवेटिव में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ एमाइड से क्या बना था हमारा प्राइमरी एमीन, बाद बाकी सारे क्या बना था अल्कोहल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये क्या हमारा फिनॉल दिया हुआ है, ये क्या हमारा कॉल्वेज रिएक्शन है, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस में तो क्या बन जाता है अल्केन बन जाता है। ये क्या हमारा फिनॉल है, इसको सबसे पहले फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्शन किए, ये बनाया सोडियम फिनॉक्साइड बनाया, सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड को CO2 के साथ क्या किए हीट किए, ये बना दिया क्या हमारा आपका बना दिया
ये सोडियम सैलिसाइलेट, क्या बना दिया, सोडियम सैलिसाइलेट। इसके मैकेनिज्म होते हैं, यहाँ मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। ये क्या बना, सोडियम सैलिसाइलेट, इसकी एसिडिफिकेशन की NaCl क्या हो गया, बाहर हो गया, और ये क्या बना दिया हमारा, ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, ये क्या हमारा रिएक्शन क्या होगा, कॉल्वेज रिएक्शन। इसमें CO2 जो होता है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। यहाँ पे हम डायरेक्ट रिएक्शन किए, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या किए, डायरेक्ट कर दे, कॉल्वेज रिएक्शन। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये देखो प्रोपेनल, तो क्या एल्डिहाइड में तो सिर्फ एसिटल्डिहाइड देगा, इसमें कौन ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। सिर्फ एल्डिहाइड में वैसा एल्डिहाइड देगा जिसमें क्या हमारा मिथाइल ग्रुप लगा होता है, तो ऐसा में एसिटल्डिहाइड में सिर्फ क्या होता है, मिथाइल ग्रुप थी, तो प्रोपेनल तो नहीं देगा। अब 2-पेंटेनॉन, देखो 2-पेंटेनॉन दे देगा, वैसा कीटोन जिसमें मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो वो क्या हमारा क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो 2-पेंटेनॉन क्या हमारा मिथाइल ग्रुप है, दे देगा। लेकिन 3-पेंटोन में क्या हमारा इथाइल ग्रुप आ गया, तो ये भी क्या हमारा नहीं देगा। बेंजोफिनोन में 2-2 क्या हमारा, ये बेंजीन का रिंग आ गया, इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये भी क्या हमारा नहीं देगा। ये क्या हमारा 2-पेंटेनॉन में मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या हमारा ये टेस्ट दे देगा। अगले तक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग द मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। तो देखो जो जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, उतनी ज्यादा होगा, और जितना वीक बेस होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, उतना कम होगा। तो इन सभी का पहले क्या करो आप, ये बेस है, कंजुगेट एसिड बना लो, F- में H+ डाले, ये क्या बन गया हमारा HF, है ना। इसमें H+ डाले, ये क्या बन गया CH4, इसमें H+ डाले, ये क्या बन गया NH3, और इसमें H+ डाले, ये क्या बन गया H2O, है ना। अब तो किसी भी पीरियड में, सेकेंड पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो हाइड्रा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये देखो सेकेंड पीरियड में कार्बन का हाइड्रा एसिड जो क्या हमारा CH4 हो गया, उसके बाद कार्बन के बाद क्या गया नाइट्रोजन, ये क्या हो गया हमारा NH3 हो गया, फिर क्या गया ऑक्सीजन, तो क्या हमारा H2O, और फिर लास्ट में क्या गया फ्लोरीन, तो क्या हमारा HF। तो ये सेकेंड पीरियड है। सेकेंड किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, हाइड्रा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो HF यहाँ से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और ये मीथेन क्या होगा, सबसे वीक एसिड हुआ। ठीक है, अब ये जितना वीक एसिड होगा तो बेस क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस क्या बनेगा, वीक। तो आप देखो CH3- जो है क्या हमारा सबसे वीक एसिड है, तो बेस क्या हो गया, सबसे स्ट्रॉन्ग। ये बेसिटी का जो ऑर्डर होगा उसमें सबसे पहले क्या CH3- आएगा, फिर क्या हमारा ये NH2- आया, फिर क्या हमारा OH- आया, और ये क्या आ गया F-। तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों पैरेलल चलता है साथ साथ, इसलिए CH3- सबसे स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, इसलिए आंसर क्या हो गया हमारा बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो बाल को एक क्वेश्चन दिया है, आप लोगों को सुनना जरा। पेपर तो बहुत ही आसान है, फिजिकल के बहुत आसान क्वेश्चन आए। द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बाल को, वो ये होता है आपके पास कि 13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एन जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो अपन 13.6 1/4 ये आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो काइनेटिक की डबल होती है पर नेगेटिव में होती है। इसके हिसाब से जो अपना आंसर बन रहा है वो बन रहा है क्या, डी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे एक पूछा है कि ये हाई प्रेशर पे क्या है, फॉरवर्ड में जा रहा है। बोला गया है कि हाई प्रेशर पे फॉरवर्ड में जा रहा है। हाई प्रेशर में फॉरवर्ड में जाने का मतलब ये होता है बेटा कि फॉरवर्ड में जाने पर मोल डिक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, क्योंकि देखो हम यदि प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने का मतलब होता है मोल इन यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए हैं। अब रिएक्शन को मोल क्या करने हैं, कम करने हैं, यानी फॉरवर्ड में जाने का मतलब ये फॉरवर्ड में जाकर मोल कम कर रहा है,
फॉरवर्ड में जाकर मोल कम करने का मतलब है ए बड़ा है किससे, बी प्लस सी के सम से। फर्स्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल को ये है आपके पास, द सॉल्यूशन विद सॉल्ट इन वाटर इज एसिडिक, यानी जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो। तो बाल को पहले वाले के देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, दूसरे वाला स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, लास्ट वाला स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। तो हमारा आंसर क्या चला गया, सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है AgCl की सॉल्युबिलिटी पूछी गई है किसके अंदर बेटा, 0.05 m मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो हम सबको पता है कि ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए हमको पता है कि जो AgCl होगा जब ये आयोनाइज करेगा आपके पास तो Ag प्लस देगा और Cl माइनस देगा। या मैग्नीशियम क्लोराइड है तो ये ट्वाइस बनेगा तो 0.1 m पहले से ही बन गया है, और इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये प्लस S आ जाएगा, और इन दोनों का है वो 0.1 के बराबर आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि KSP दे रखा है 10 की पावर -10, वो आएगा 0.1 इंटू S। तो S बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 10 की पावर -9, बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें एक मोल तो क्या है Hg+2 है और एक मोल ही I- है। पूछा Hgi4 2- कितना बनेगा, तो हमको पता है लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या बन गया, I- बन गया। I- का यदि 4 मोल 4 मोल होता तो 1 मोल बनता, अब 1 मोल है तो कितना मोल बनेगा, 1/4 मोल। 1/4 मोल का मतलब क्या, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास एक एंट्रोपीज दे रखी है, इसका डेल्टा एस निकालना चाहते हैं हम लोग, तो क्या आएगा बोले डेल्टा एस, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 50 है प्रोडक्ट की, तो रिएक्टेंट के आपके पास कितना दे रखा है 60 इंटू 1/2 प्लस 40 इंटू 3/2, ये आपके पास आ गया है। तो ये आ गया 50, ये आपके पास आ गया 30, ये आपके पास आ गया 60, यानी कुल मिला के वैल्यू आ गई -40। अब हमको पता है डेल्टा G बराबर 0, डेल्टा H की वैल्यू -30 किलो है, जूल में चेंज कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, T इंटू 40। तो T की वैल्यू आई है वो आएगी 30 इंटू, ये आपके पास आ गया 0.75 इंटू 1000, जो कि 750 पे इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कर लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये दे रखा है, इनका ये मैप कंपेयर करवाया है, कुछ कहना ही नहीं। पहले वाले में तो ई ऑफ सेल कितना आएगा, ई नॉट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों 1 दे रखे हैं। दूसरे वाले में बात करोगे, देखो ये आपका ऑक्सीडेशन होना है तो Zn+2 है, वो आपका किस में आना है, प्रोडक्ट में आना है। किस में आना है, ये प्रोडक्ट के अंदर आना है आपके पास। तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा E0 -0.059/2 log। देखिए इसकी वैल्यू है 0.1 और नीचे वैल्यू आएगी 1, तो 10 की पावर -1 आगे आ जाएगा, तो ये वैल्यू बनने जा रही है E0 प्लस 0.059/2, और ये वाली वैल्यू बनेगी E0 -0.059/2 log 1/0.1। तो ये वाली वैल्यू रह जाएगी आपके पास, यही वैल्यू -0.059/2। तो आपके पास यहां पे बात करें, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ गई, देखो इसका E0 आया, इसका E0 प्लस इसका माइनस, तो मतलब सबसे ज्यादा सेकंड, उससे कम फर्स्ट और उससे कम थर्ड, डी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे एक इलेक्ट्रोलाइट किया है आपने 250 ml को, और उसमें जो क्रोमियम का मोलैरिटी है वो 0.2 है। इलेक्ट्रोलाइट समाप्त होने पर उसकी मोलैरिटी कितनी हो गई है, 0.1 m हो गई है। यानी कितना
आपका हो गया तो अपन कह सकते हैं कि 0.2 माइनस 0.1 इंटू 250 डिवाइड बाई 1000, ये मोल आ गई। ये आप देखोगे तो 0.1 डिवाइड बाई 4 यानी कि 1/40, यानी आपके पास 1/40 मोल Cr प्लस 3 Cr में चला गया होगा। अब इसका अपन कह सकते हैं 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो मोल दे रखे हैं, n फैक्टर कितना होगा 3, ये आएगा 96.5 करंट है आपके पास, टाइम सेकंड में आ जाएगा और ये 96500, इसको आप करोगे तो कितना आएगा आपके पास 1000 आ जाएगा। t की वैल्यू आप निकालते हैं तो कितनी आएगी 3/40 इंटू 1000, एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया तो ये आएगा 75 सेकंड, आपके पास आंसर आ जाएगा। कितनी देर इलेक्ट्रोलाइज करना पड़ा है 75 सेकंड इलेक्ट्रोलाइज करना पड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन सो पॉजिटिव, देखो पहला नेगेटिव, डाउट ही नहीं, ये नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, तो क्या चला गया बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडिशन ऑफ NaCl टू वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है, नॉन वोलेटाइल को सॉल्यूट में मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर बोला एडिशन ऑफ NaCl टू वाटर, द वेपर प्रेशर, नहीं भाई, वेपर प्रेशर में कमी आती है, वेपर प्रेशर में कमी आती है, नॉन वोलेटाइल मिलाने पर वेपर प्रेशर कम होता है। काकाओ सुन लो ध्यान से, इसका मतलब हुआ एसेशन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है, और एसेशन इज करेक्ट, ये आपका बी आंसर, एसेशन करेक्ट एंड रीजन इनकरेक्ट। बोला है हाफ लाइफ टाइम और द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नहीं गलत बात है, टेम्परेचर पे सब डिपेंड करते हैं, सारे हाफ लाइफ डिपेंड करते हैं, क्योंकि सबके हाफ लाइफ में रेट कांस्टेंट होता है, सबके हाफ लाइफ में रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज होती है, इसलिए सब पे सभी, चाहे फर्स्ट ऑर्डर का हो, चाहे सेकंड ऑर्डर का हो, चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, डिपेंड करेगा। ये स्टेटमेंट गलत निकल गया है। पूछा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इंक्रीज, कैसी भी रिएक्शन हो, दुनिया की किसी टाइप की रिएक्शन हो, यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और साथ में क्या बढ़ेगा बोलो, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, इस कारण से हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल क्या दे रखा है, सही दे रखा है, परंतु क्या कह रखा है कि आपके पास कहेंगे एसेशन गलत है और रीजन करेक्ट है, तो सी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है फर्स्ट ऑर्डर एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, आपके पास एक्सप्रेशन लिखा है, हम सबको पता है कि K बराबर क्या होता है, ए की पावर माइनस EA अपॉन RT होता है, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तो ln K बराबर ln A माइनस EA अपॉन RT आ जाएगा। अब इसको बेस बदल दीजिए तो log K बराबर log A माइनस EA अपॉन 2.303 R, और क्या आएगा T आ जाएगा आपके पास। देखो log A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 15 आ जाएगा। इस पूरे की वैल्यू EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10 की पावर 6, तो अपन कह सकता हूं मैं कि आपके पास EA, देखो यहां लिख देता हूं, EA अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 19.15, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 6 है, तो आपके पास EA की वैल्यू कितनी आ गई है, 19.15 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं 10 की पावर 7 जूल। किलो जूल में बताना है तो 1000 से डिवाइड कर दो तो 1.9 इंटू 10 की पावर 4 किलो जूल, यानी कि कौन सा आंसर बन गया बताओ, पहला ही आंसर ठीक बन गया। ठीक है बेटा। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की टेस्ट सीरीज अच्छी चल रही होगी। तो आज हम टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 19 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने वो कौन सा, 70
क्वेश्चन नंबर 70 आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे वो पूछ रहा है। तो आपको देखो एक डायग्राम दिया गया और उस डायग्राम से रिलेटेड 4 पॉइंट दिए हुए और चारों पॉइंट को आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा इनकरेक्ट है या नॉट करेक्ट है। तो पहले तो इसी को आप मार्क कर लो कि उसने आपसे पूछा क्या, नॉट करेक्ट। अब देखो आप ऑप्शन ए को चेक करना। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ ए बी सी आर 40, 57 एंड 105 रेस्पेक्टिवली। मतलब वो आपसे बोल रहा है कि ये जो डायग्राम आपके पास है उसमें उसने आपको इस डायग्राम में ए बी और सी डिनोट कर रखा है और ए बी सी एलिमेंट के लिए उसने आपको बोला है कि जो एटॉमिक नंबर है उनके वो कितने हैं, 40, 57 और 105। तो आप चेक कर लो। अच्छा, जब भी पीरियोडिक टेबल में आप एटॉमिक नंबर निकालते हो तो आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू निकालते हो या मैजिक नंबर के थ्रू निकालते हो। तो देखो आप किस टाइप से एटॉमिक नंबर निकालोगे यहाँ पे, देखो 23, देखो 23 वाला जो आपका एलिमेंट है वो एलिमेंट कौन सा होगा यहाँ पे, डी ब्लॉक का। और डी ब्लॉक का कौन सा आपका यहाँ पे, वेनेडियम। तो देखो एक बार मैं इस टाइप से लिख लेता हूँ, जो 3D सीरीज है उसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम। एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पे 21, 22 और 23। तो वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर वो कितना 23। अब आपको यदि स्कैंडियम के नीचे जाना है तो आप एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हो कि इसमें आप 18 ऐड कर देते हो। कितना ऐड करते हो 18। तो जैसे 18 ऐड करोगे यहाँ पे कितना एटॉमिक नंबर आ जाएगा 39। अब इसके बाद वापस इसमें आप कितना ऐड करोगे 18, तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 57। ये हो गया। अच्छा, जब आप टाइटेनियम वाली सीरीज में जाओ, मतलब टाइटेनियम वाली इस ग्रुप में जाओगे तो यहाँ पे आप एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हो, इसमें 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा 40। अब देखो 40 के बाद आपको यहाँ 18 ऐड नहीं करना था, यहाँ 32। तो 32 आप ऐड करोगे तो यहाँ जो एटॉमिक नंबर आएगा कितना आएगा 72। अच्छा, इसके बाद आ जाओ वेनेडियम वाले ग्रुप में भी आपको क्या करना है 18 ऐड करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 41 और यहाँ कितना हो जाएगा 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 73। लेकिन देखो उसने 23 के नीचे सी दे रखा है तो यहाँ पे आपको फिर 32 ऐड करना है, तो यहाँ कितना आएगा 105। तो एक बार इनको इस टाइप से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया। अब देखो अब आपसे उसने ए बी सी के एटॉमिक नंबर पूछे। तो देखो ए कौन सा आपका, ए आपका है ये वाला, सॉरी ये आपका ए कौन सा है 40 वाला, ये हो गया। तो ए का जो एटॉमिक नंबर कितना 40। बी कौन सा आपका ये वाला, तो बी का एटॉमिक नंबर कितना है 57। तो ये दो तो सही। थर्ड वाला जो है सी कौन सा आपका 105। तो ये भी आपका क्या सही है। तो स्टेटमेंट 1 या जो आपका ऑप्शन है वो तो कैसा करेक्ट है, पूछा गया उसने नॉट करेक्ट। अच्छा, बी वाले ऑप्शन के ऊपर चलो। बी वाला ऑप्शन बोल रहा है ग्रुप नंबर ऑफ ए बी सी आर 4th बी, 3rd बी एंड 5th बी। अब देखो ये आपकी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से उसने लिए। तो आपके जो ए बी सी है वो तीनों आपके 4th बी, 3rd बी और 5th बी से बिलोंग करते हैं। तो ये भी कैसा आपका सही है। सी वाले ऑप्शन पे चलते हैं। सी वाला बोला कि पीरियड नंबर ऑफ ए बी सी आर 4th, 5th एंड 6th। ना गलत। देखो 4th पीरियड आपका यहीं से स्टार्ट होता है, ये आपका 5th होगा, ये 6th होगा, ये कौन सा होगा 7th। तो आपका सी ऑप्शन कैसा इनकरेक्ट और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सी। अच्छा, डी बोला कि सी इज ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो सही बात है ये, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 क्वेश्चन आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव वन लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। मतलब सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर उसके पास होना चाहिए। तो आपको 4 कंपाउंड उसने दे रखे, तो चारों कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और उसमें चेक करो कि कितने लोन पेयर है। तो जो पहला कंपाउंड है वो कौन आपका अमोनिया। और अमोनिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है कि नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं और एक क्या होता है आपका लोन पेयर होता है उसके पास। ये SO4, देखो SO4 में 4 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहेंगे और सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 में से 4 बॉन्ड बन गए तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और एक क्या हो जाएगा ये लोन पेयर हो जाएगा आपका। जिनोन O4, तो जिनोन O4 में आपका जो जिनोन है उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो 4 ऑक्सीजन किस टाइप से बॉन्ड बनाएंगे इस टाइप से, तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। जिनोन F6 की बात करें तो देखो वही जिनोन है, वही 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो आपके 6 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। तो जिनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2, तो इसका मतलब क्या एक लोन पेयर बच गया। तो आपके इस वाले कंपाउंड के पास एक लोन पेयर है, इस वाले कंपाउंड के पास एक लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, इसके पास 0 लोन पेयर और इसके पास एक लोन पेयर। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा जिसमें आपके 1, 2 और कौन आ रहा है 4। तो 1, 2, 4 वाला कौन सा आपका बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, मतलब वही है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे वो पूछ रहा है। तो चारों ऑप्शन को आपको क्या करना होगा चेक करना होगा। तो ऑप्शन ए को चेक करो।
ऑप्शन ए बोला एस एस ओवरलैपिंग इज ऑलवेज वीकेस्ट। देखो उसने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, ऑलवेज ना। ऑलवेज आपकी जो एस एस ओवरलैपिंग वो वीक नहीं हो सकती, क्योंकि देखो एस एस ओवरलैपिंग वीक वही होती है जहां एन की वैल्यू क्या हो, सेम हो। यदि एन की वैल्यू सेम नहीं है तो वहां एस एस ओवरलैपिंग वीकेस्ट नहीं होती, वहां स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ये हो गया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही कैसा हो गया, इनकरेक्ट, और आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, ये वाला। अच्छा बी एक बार चेक कर लो, 2p पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन CO2, तो सही है। CO2 की जो स्ट्रक्चर होती है आपकी वो कैसे होती है, ये वाली। तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, इस कार्बन का 2p ऑर्बिटल और इस ऑक्सीजन का भी 2p ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये तो सही है आपका। सी वाला कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑलवेज प्रोड्यूस सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी सही है आपकी। कोएक्सियल या हेड टू हेड ओवरलैपिंग आपकी हमेशा कौन से बॉन्ड को प्रोड्यूस करती है, सिग्मा बॉन्ड को। डी हाइब्रिड ऑर्बिटल मोस्टली प्रोड्यूस सिग्मा बॉन्ड, तो आप सभी जानते हो कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो बनते ही किससे, आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल से, तो ये भी कैसा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब आपसे वही पूछ रहा है कि कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन ए को चेक करना। ऑप्शन ए बोला K2Cr2O7 सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम इज ऑरेंज, तो करेक्ट है। देखो अब ये थोड़े से स्टेटमेंट वाइज या आपके थोड़े फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो आपका ए वाला तो कैसा है, करेक्ट है, ये हो गया। बी बोला कि K2Cr2O7 सॉल्यूशन बिकम्स येलो ऑन इंक्रीजिंग द pH बियॉन्ड 7, तो सही है। यदि आप K2Cr2O7 वाले सॉल्यूशन में pH इंक्रीज करोगे, मतलब बेसिक करोगे, तो देखो ये किस में कन्वर्ट होगा, आपका डाइक्रोमेट से किस में कन्वर्ट होगा, क्रोमेट में। और जैसे क्रोमेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जो कलर आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आपको येलो कलर का। तो आपका बी ऑप्शन भी कैसा है, करेक्ट है। अच्छा ऑप्शन सी बोला कि ऑन पासिंग H2S थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2 सॉल्यूशन ए मिल्की कलर इज ऑब्जर्व, ये भी ठीक है, क्योंकि जब आप K2Cr2 के सॉल्यूशन में H2S गैस पास करोगे तो देखो उसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे सल्फर मिलेगी और वो कैसी होती है, मिल्की कलर की होती है। तो ये भी कैसा आपका सही है। अच्छा डी देखो, डी क्या बोला, Na2Cr2O7 इज प्रीफर्ड ओवर K2Cr2O7 इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ना, ये आपका कैसा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन बोल रहा है which amongst the following metal carbonyls are inner orbital complex। अच्छा वो आपसे क्या पूछा, एक तो inner orbital complex आपको बताना है, ये हो गया, with diamagnetic प्रॉपर्टी या नेचर। मतलब ये जो चार आपको कार्बोनिल कंपाउंड दिए हुए, इन चारों कार्बोनिल कंपाउंड में आपको ये चेक करना है कि एक तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और आपका डायमैग्नेटिक नेचर उसका होना चाहिए। तो चारों कंपाउंड को हम चेक कर लेते हैं। देखो पहला जो कंपाउंड आपको दिया हुआ कौन सा है, निकल का है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है, ये हो गया। अब देखो निकल यहाँ पे जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब यहाँ पे निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो क्या रहेगा 3D8 और 4s2, ये हो गया। अब देखो आपका 3D8 4s2 है। अब देखो यहाँ पे निकल CO4 का जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो क्या रहेगा sp3। अब sp3 के लिए s क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे आपके डी में, क्योंकि CO कैसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ से s के इलेक्ट्रॉन किसमें भेज देगा, आपके डी वाले ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको 3D10, ये हो गया। तो आपका s और p क्या होंगे आपके पास, वैकेंट हो जाएंगे। तो अब देखो आपका जो यहाँ पे ऑर्बिटल है, क्या अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, नहीं, यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल यूज होंगे, बाहर वाले, मतलब 4D। चलो वैसे तो 4D तो यूज ही नहीं होगा, तो इसमें आप बोल सकते हो कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है आपका, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये हो गया। अच्छा सारे आपके डी इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, क्योंकि डी ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये कैसा हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक नेचर का, ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा आपका FeCO5, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे भी Fe आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 26। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो क्या रहेगा 3D6 और 4s2, ये हो गया। अब यहाँ पे भी s को क्या करना होगा, खाली करना होगा। तो खाली कैसे होगा कि CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को किस में भेज देगा, डी में भेज देगा। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो क्या रहेगा 3D8। अब देखो 3D8 का मतलब क्या है कि जो डी ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो आपका जो F के साथ CO लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन की यहाँ पेयरिंग करवा देगा और इस अंदर वाले डी ऑर्बिटल को क्या करवा लेगा, वो यहाँ पे यूज करवा लेगा।
तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, हाँ यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक डी ऑर्बिटल आपके पास क्या हो गया, खाली हो गया। तो यहाँ पे आपका इनर ऑर्बिटल जो डी है वो यूज हो रहा है, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है आपका IOC। और देखो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक, ये हो गया। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को चेक कर लो। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स आपका 3 वाला है, वेनेडियम का है, CO6। अब देखो वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 23, तो ये वेनेडियम हो गया 23। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो क्या रहेगा 3D, आपका 3D3 और 4s2, ये हो गया। अब देखो वेनेडियम की यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0 है, तो आपके एस वाले इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डी में चले जाएंगे, मतलब कन्वर्टेड डी सिस्टम बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 3D5, और 3D5 आएगा तो किस टाइप से आएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन देखो CO आपका कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा आपका, इधर पेयरिंग करवा देगा। तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ये 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से बचेगा। मतलब आपका देखो अंदर वाले डी ऑर्बिटल तो यूज हो रहे हैं, मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लेकिन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको क्या बोलोगे पैरा मैग्नेटिक, ये हो गया। लास्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है कौन सा है, क्रोमियम का है, ये क्रोमियम CO6। अब देखो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना 24, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो क्या रहेगा क्रोमियम ये 24 3D5 और 4s1, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे भी आपका जो S वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा D में जाएगा, क्योंकि क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो S ऑर्बिटल वहां पे क्या है चाहिए होगा। तो यहाँ पे भी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो वही है आपका CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वापस यहाँ पे क्या करवा देगा, ये इसकी भी पेयरिंग करवा देगा और इसकी भी पेयरिंग करवा देगा। तो आपको जो डी ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। तो क्या आपके यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो देखो अंदर के डी ऑर्बिटल यूज होंगे, तो कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा IOC, और कैसा हो जाएगा डायमैग्नेटिक। अब देखो उसने आपसे पूछा क्या, उसने आपसे पूछा है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स हो वो कैसा होना चाहिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और डायमैग्नेटिक। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखो ये तो नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और डायमैग्नेटिक है, इसका मतलब 2 वाला भी आंसर होगा। 3 की बात करें IOC तो है, लेकिन कैसा पैरामैग्नेटिक, इसका मतलब आंसर नहीं होगा आपका, ये हो गया। 4 वाले में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और डायमैग्नेटिक, तो आपका जो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें 2 और 4 आ रहा है। अब 2 और 4 किस में आ रहे हैं आपके, 2 और 4 आ रहे हैं आपके सी वाले ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75। अच्छा ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है आपसे व्हेन 1 मोल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ aqueous AgNO3 सॉल्यूशन 3 मोल्स, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ AgCl वाज प्रेसिपिटेटेड आउट, मतलब 3 मोल AgCl के मिलेंगे। अच्छा देखो 4 कंपाउंड उसने आपको दे रखे हैं ऑप्शन में, चारों कंपाउंड की रिएक्शन वो बोल रहा है कि हम एक्सेस में करवाएंगे और AgNO3 के साथ करवाएंगे, तो 3 मोल AgCl के मिलेंगे। अब आप ही बताओ 3 मोल AgCl के आपको कब मिलेंगे। देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो आपका ये होगा, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितने Cl होंगे उतने ही AgCl के मोल आपको वहां पे क्या होंगे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में प्राप्त होंगे। तो आपको बस ये चेक करना है कि बाहर की ओर 3 Cl होने चाहिए। अब ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें बाहर की ओर 3 Cl मिल रहे हैं, देखो आपका जो ऑप्शन ए वाला है उसी में बाहर 3 Cl है, तो जब आप इसको आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो कितने Cl मिलेंगे आपको 3 मिलेंगे, और तीनों Cl Ag के साथ रिएक्शन करके 3 AgCl के मोल आपको दे देंगे। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ए वाला। अच्छा यहाँ पे सिर्फ 2 AgCl का मोल मिलेंगे, यहाँ से 1 AgCl का मोल मिलेगा, और यहाँ पे 0, यहाँ मतलब यहाँ पे AgCl का प्रेसिपिटेट आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ए वाला, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 76। देखो 76 वही आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला क्वेश्चन है, और सेफ्टी वाले कंसेप्ट को उसने यहाँ पे यूज किया है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मेज्ड, मतलब मेज द कॉलम वाला क्वेश्चन है। अब देखो 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसने दे रखे हैं। अच्छा उनकी ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है मेटल का, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसने आपको दे रखा है, मतलब स्प्लिटिंग डायग्राम को यूज करते हुए आपको कॉन्फ़िगरेशन वहां पे बताना है। तो देखो सबसे पहले ए वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखो ए वाले ऑप्शन में उसने जो आपको कंपाउंड दिया है वो कंपाउंड कौन सा होगा, देखो कोबाल्ट है, और उसने आपको ऑक्सलेट या लिगेंड की फॉर्म में दिया है। अब देखो
कोबाल्ट यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो कौन सी है, कोबाल्ट की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी आपकी, देखो K3 कोबाल्ट C2O4 ये हो गया। अब देखो यदि आप इसको ब्रेक करोगे तो देखो ये कोबाल्ट C2O4 और यहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा आपका -3 ये हो गया। अच्छा ऑक्जेलेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, ऑक्जेलेट के ऊपर होता है -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -6, मतलब इसको x मान लिया आपने और ये -6 और उधर क्या है -3। जब -6 उधर जाएगा तो x जो कितनी आएगी +3, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी मैच करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब स्प्लिटिंग डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है, तो स्प्लिटिंग डायग्राम जब आप बनाओगे तो स्प्लिटिंग डायग्राम कैसे बनाओगे आप, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसे स्प्लिटिंग डायग्राम आपको बनाने के लिए क्या करना होगा, देखो पहले चेक करो कि कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर वाला ये कॉम्प्लेक्स है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग डायग्राम कैसे बनता है, देखो जैसे 1 2 3 4 5 ये हो गया। इसके बाद आपके जो T2G वाले ऑर्बिटल हैं वो नीचे की ओर होते हैं और जो EG वाले ऑर्बिटल है वो कहाँ होते हैं, ऊपर की ओर होते हैं। ये आपका स्प्लिटिंग डायग्राम होता है। अब देखो कोबाल्ट जो आपका है इसमें कौन सी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कोबाल्ट +3 में मतलब यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, ये देखो 3D और 4s के इलेक्ट्रॉन 2 निकल जाएंगे और यहाँ पे आपका क्या रहेगा 7, तो 7 में से क्या बचेगा 6, मतलब यहाँ पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3D 6 ये हो गया। अब देखो 3D 6 है तो यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपको क्या करनी है, इन स्प्लिटिंग वाले ऑर्बिटल में करनी है। तो स्प्लिटिंग वाले ऑर्बिटल में जब आप करने जाओगे तो देखो यहाँ पे 1 2 3, अब आपके इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे या नीचे फिलिंग होगी वो डिसाइड कौन करेगा कि आपका जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड। तो आप सभी जानते हो ऑक्सीलेट कैसा होता है, अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ये बिहेव करता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहीं आ जाएगा 4 5 और 6, मतलब यहाँ पे ये क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपका आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे T2G, मतलब ये वाले ऑर्बिटल कौन से आपके T2G वाले हैं और ये वाला कौन सा आपका EG वाला। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो T2G 6 और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 0 ये हो गया। तो आपका ये वाला तो कैसा आपका करेक्ट मैच हो रहा है। बी वाले को चेक कर लो, देखो बी वाला कैसे, अमोनियम है आपका केटाइन की फॉर्म में और कोबाल्ट और F4 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कंपाउंड दे रखा है। तो आपको इसमें बस क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले स्प्लिटिंग डायग्राम को यहाँ पे यूज करना है। तो देखो एक बार स्टैचू लिख लेते हैं कि जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है वो COF4 और यहाँ पे क्या चार्ज रहेगा, NH4 पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे क्या चार्ज रहेगा -2 ये हो गया। तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ रहेगी देखो 4 माइनस है मतलब -4 और उधर क्या -2, वो उधर जाएगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी +2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपकी क्या करिए सही मैच करिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्फ़िगरेशन को मैच कर लो। अब देखो यहाँ पे जो आपका स्प्लिटिंग डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ये D ऑर्बिटल हो गया आपकी। अब स्प्लिटिंग डायग्राम देखो ऑक्टाहेड्रल का जस्ट उल्टा होता है, T2G आपके ऊपर चले जाते हैं और EG कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं ये हो गया। ये आपकी EG ऑर्बिटल है, ये कौन सा है T2G ये हो गया। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोबाल्ट +2 में है तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो क्या रहेगा 3D7, तो 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन आपने भर ली। अब देखो जो फ्लोरीन है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड, तो आप सभी जानते हो कोबाल्ट +2 में आपका फ्लोरीन, या देखो फ्लोरीन हमेशा कैसा होता है, हमेशा तो नहीं बोलेंगे लेकिन कोबाल्ट या 3D सीरीज में आपका जो हेलोजन है वो कैसे बिहेव करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉन आप किस टाइप से भरोगे 1 2। अब देखो फ्लोरीन आपका वीक फील्ड लिगेंड है और जब वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3 4 5 उसके बाद में 6 और ये 7 ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो क्या मिलेगा, T2G में आपकी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 3 और EG में आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे 4 ये हो गया। तो क्या आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैच करा ना, तो आपका इनकरेक्ट मैच कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, देखो 77, अच्छा यही आपका कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा सोल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। अब देखो NaBr, अच्छा कॉलम 1 और कॉलम 2 उसने दे रखा है और वही आपको करेक्ट मैच यहाँ पे बताना है। तो देखो उसके बाद उसने आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे और उन ऑप्शन में से आपको सही आंसर करना है। अब देखो
कॉलम 1 में उसने रिएक्शन दे रखी है और कॉलम 2 में उन रिएक्शन से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो दे रखे हैं। तो देखो आप सभी जानते हो जब NaBr की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ होती है तो यहाँ पे Br2 गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलती है आपको? Br2 गैस। ये हो गया। Na2S की रिएक्शन आप डाइल्यूट HCl के साथ कराओगे तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो H2S मिलेगा। क्या मिलेगा? H2S। ये हो गया। NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl, यहाँ पे NO2 गैस मिलेगी। ये हो गया। NaNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो यहाँ पे भी आपको NO2 गैस मिलेगी। अब जो यहाँ पे जो गैस दी हुई है उन गैस के जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको कॉलम 2 से क्या करने हैं? मैच करना है। तो देखो Br2 जो गैस होती है आपकी, Br2 गैस कैसी होती है? ब्राउन कलर की होती है, मतलब B, मतलब आपका जो P वाला है उस P में क्या आएगा? B आएगा। ये हो गया। उसके बाद में Q के ऊपर आ जाओ। Q की बात करें तो H2S गैस। अब देखो H2S गैस जो होती है कलरलेस होती है। कैसे होती है? कलरलेस। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? A आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा रोटन एग स्मेल भी आपकी H2S की होती है, मतलब इसमें क्या आएगा आपके A और C। इसके बाद आप R पे आ जाओ। यदि R की बात करें तो NO2। अब देखो NO2 जो होती है आपकी वो कैसी होती है? आपकी NO2 ब्राउन कलर की होती है और पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। तो ब्राउन कलर की है, इसका मतलब क्या रहेगा? इसमें B रहेगा और D रहेगा। जो S वाला है, S में भी आपके NO2 गैस मिल रही है तो वो भी कैसी होती है? ब्राउन कलर की और पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है। अब आपको ये चेक करना कि ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे मैच कर रहा है। तो ऐसा ऑप्शन आपको देखो BAC ऐसा एक ही ऑप्शन है। कौन सा? B वाला। ये हो गया। और अच्छा एक बार D भी चेक कर लेते हैं। इसमें AC और फिर आगे AC ना, इसमें क्या आएगा? BD। ठीक, तो ऑप्शन हमारा भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा वापस मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। अच्छा इसमें देखो कॉलम 1 में उसने कलर दे रखे हैं या कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी और कॉलम 2 में उसने कुछ कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं। तो आपको वही मैच द कॉलम करना है यहाँ पे और वही फिर ऑप्शन देख के आंसर करना है। ये हो गया। अब देखो वॉयलेट कलर गैस, वॉयलेट कलर की जो गैस होती है वो आपकी कौन सी होती है? I2 होती है। कौन सी होती है? I2। मतलब A में जो आपका आंसर जाएगा वो क्या जाएगा आपका? R जाएगा। कौन जाएगा? R। ये हो गया। B की बात करें, B में रोटन एग स्मेल, तो अभी लास्ट पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा रोटन एग स्मेल किसकी होती है? आपकी H2S की होती है। ये हो गया। इसके अलावा उसने बोला ब्राउन कलर। अच्छा ब्राउन कलर आपका किसका होता है? जस्ट अभी पीछे देखे कि जो आपकी NO2 गैस होती है उसका भी ब्राउन कलर होता है और जो आपका Br2 होता है उसका भी कैसा होता है? ब्राउन कलर। तो एक बार ब्राउन कलर में बात करें तो Q और T कौन आ जाएगा आपका? Q और T। ये हो गया। अच्छा H2S लिख दिया यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? S। ये हो गया। अच्छा डी वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। डी में सफोकेटिंग स्मेल। अब देखो सफोकेटिंग जो स्मेल होती है वो आपकी किसकी होती है? SO2 की होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P। अब आपको ये चेक करना है कि जो हमने आंसर यहाँ पे फाइनल किया है वो कहाँ पे मैच कर रहा है। तो Q में R यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा। तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा? B में S मैच कर रहा है, C में QT मैच कर रहा है और D में क्या कर रहा है? P। तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा? A वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट उसने आपसे पूछा है। अब देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपसे वो बोल रहा है, ऑप्शन ए को चेक करते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम इन CrO4 एंड देखो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, Cr2O7 2- आर नॉट द सेम। देखो तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट हो गया आपको कैसे हो गया? इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि CrO4 में जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाओगे तो कितना आएगी? +6। और जब Cr2O7 2- में भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आएगी? +6। तो दोनों में जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो क्या सेम है, लेकिन वो क्या बोला? आर नॉट द सेम। तो ये कैसा हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? ए वाला। बाकी बी सी डी भी आप चेक कर सकते हो, बी सी डी तीनों स्टेटमेंट आपके कैसे रहेंगे? करेक्ट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन बोला कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन फ्लोराइड्स +4 मतलब MnF4 बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स इज +7 Mn2O7 बिकॉज। अब देखो इसका रीजन सिंपल से ये कि जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन सिंगल जनरली या मोस्टली कंपाउंड्स में आपको सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही जुड़ा हुआ मिलेगा, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन क्या होता है कि डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ आपको मिलता है। तो इसका रीजन कौन सा रहेगा कि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू। तो आपको ऑप्शन वही चेक करना। देखो ए बोल रहा है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हो गया। बी फ्लोरीन डज नॉट पजेस डी ऑर्बिटल ना, डी ऑर्बिटल का ये कोई काम नहीं। फ्लोरीन स्टेबलाइज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ना, उससे भी कोई मतलब नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा? डी वाला। डी बोला कि इन कोवलेंट कंपाउंड्स फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड ओनली व्हाइल ऑक्सीजन फॉर्म्स डबल बॉन्ड। तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा कौन सा जाएगा? डी वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। अच्छा, ए ब्लॉक से उसने क्वेश्चन लिया, बोल रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेंथेनॉइड्स, मतलब लेंथेनॉइड्स के लिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है, ये हो गया। तो ए बोल रहा है EuTm YB shows +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो करेक्ट है, ये हो गया। These are soft but samarium is hard like steel, तो ये भी कैसा होगा, करेक्ट है। सी बोला कि केमिकल बिहेवियर ऑफ अर्ली लेंथेनॉइड्स आर सिमिलर टू कैल्शियम, तो ये कैसा है, ये भी आपका करेक्ट है। डी बोला कि मोस्ट ऑफ देयर ट्राइवेलेंट आयंस आर कलरलेस, ना ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो आपके जो लेंथेनॉइड के एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, और दूसरी बात उनमें एफ ट्रांजिशन पाया जाता है, और एफ ट्रांजिशन की वजह से वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 बोल रहा है कि फ्लोरीन हैज ए लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन, तो करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब असर्शन आपको कैसा सही, क्योंकि क्लोरीन की जो आपकी गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, सही है। अच्छा, रीजन वो दे रहा है यहाँ पे कि देयर इज रिलेटिव ग्रेटर इफेक्टिवनेस ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन्स इन द स्मॉल f atom to repel the additional electron entering the atom than 3p electrons in the larger chlorine atom, ठीक है, सही बात है। देखो आपका जो क्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा क्यों थी, क्योंकि क्लोरीन का साइज भी क्या होता है, ज्यादा होता है, और जब साइज ज्यादा है, देखो ये आपको मान लेते हैं कि क्लोरीन वाला एटम है और एक आपका फ्लोरीन वाला, फ्लोरीन की साइज भी किसी की छोटी, तो देखो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो फ्लोरीन की साइज छोटी है और आप इसमें एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो देखो पहले से जो इलेक्ट्रॉन है साइज छोटी होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा, 2p में आएगा, ये हो गया। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे वो किस में आएगा, 3p में। तो देखो ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ गई, और साइज बढ़ने पे जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो थोड़े क्या रहेंगे, दूर दूर भी रहेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होता है, आसान होता है। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो है उसका जो रीजन उसने दे रखा है वो कैसा दे रखा है, सही दे रखा है। मतलब आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ए वाला, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड इंक्रीज स्टेडली इन सीक्वेंस, मतलब आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला जो कांसेप्ट है वहां से क्वेश्चन लिया। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में आप सभी जानते हो कि ऊपर से नीचे जाने पे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसका स्थायित्व या उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पे उसने जो कार्बन फैमिली है उसके डाइहैलाइड्स यहाँ पे लिए। तो आप ही बताना, ऊपर जो कार्बन फैमिली रहेगी, कार्बन फैमिली की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, +4, और नीचे जाओगे तो कितनी रहेगी, +2। अच्छा देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि जो आपके 6s वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है वो कौन सी रहेगी, +2। तो यहाँ पे देखो आपकी जो कार्बन फैमिली कौन सी है, ये वाला। तो +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व या जो स्टेबिलिटी रहेगी वो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपको सिंपल सा जो यहाँ पे आंसर नजर आ रहा है, देखो Pb2 में Sn+2 में ज्यादा स्टेबिलिटी, यहाँ +4 वाले ज्यादा होते हैं। तो जो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, Pb फिर Sn जर्मेनियम टिन, मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज द मोस्ट एसिडिक। अब देखो आप सभी जानते हो कि पीरियोडिक टेबल में आप अप टू डाउन जाओगे तो वहां पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, तो लेकिन उसने पूछा क्या मोस्ट एसिडिक, क्योंकि उसने नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड ले रखे। तो नाइट्रोजन फैमिली कौन सी होती है, ये वाली, ये हो गया। अब देखो ऊपर से नीचे आप जाओगे तो कौन से कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, बेसिक, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर कहाँ हाई है, ऊपर रहेंगे। तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर रहेंगे वो कौन से ऑक्साइड में रहेंगे, नाइट्रोजन वाले में। तो जो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है वो कौन सा जाएगा आपका, नाइट्रोजन वाला, मतलब N2O5। हाँ देखो 85 नंबर क्वेश्चन हो गया, इन द गिवन रिएक्शन प्रोडक्ट पीज, ये देखो ये क्या हमारा दिया हुआ है, ये आपको पैराटोलिडाइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमारा, पैराटोलिडाइन दिया हुआ है, और पैराटोलिडाइन पे डाइजोनेशन करवाया, NaNO2 N क्या हमारा डाइल्यूट, HCl क्या 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या डाइजोनियम सॉल्ट में बदल जाएगा, ये बना दिया डाइजोनियम सॉल्ट N2+Cl-, ये क्या बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। और डाइजोनियम सॉल्ट पे क्या किया गया, ये तो A बन गया, ये बन गया, इस पे CuCN एंड क्या हमारा KCN, ये डाइजोनियम सॉल्ट में ये क्या सैंड-मेयर रिएक्शन हो गया, कौन सा रिएक्शन हमारा, सैंड-मेयर रिएक्शन, ये क्या लग गया हमारा साइनाइड, है ना।
तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रहा है हमारा साइनाइड, तो ये क्या मिथाइल प्लस क्या हमारा साइनाइड, तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ क्या हमारा ए आ रहा है। इसका ऑप्शन क्या हमारा प्रोडक्ट पी जो है क्या हमारा ए आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या हमारा स्टर दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या हमारा इसमें स्टर है और क्या हमारा कीटोन, ये क्या CH3CO और ये क्या हमारा CH2 CO C2H5। अब बोल रहा है ये बदल रहा है किसमें, तो इसमें कीटोन बदल रहा है किसमें, अल्कोहल में, यानी कीटोन का रिडक्शन हुआ ये बदल गया अल्कोहल में। लेकिन बाद बाकी जो इधर स्टर लगा हुआ है वो C2H5, इस पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो स्टर का भी रिडक्शन कर देगा, अल्कोहल में बदल देगा, और कीटोन का PDH2 डालेंगे तो PDH2 क्या हमारा कीटोन का रिडक्शन कर देगा, और ये क्या हमारा ये तो इसका रिडक्शन ही नहीं करेगा स्टर का, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा सोडियम इथाइल अल्कोहल डालेंगे तो सोडियम इथाइल अल्कोहल का स्टर का भी रिडक्शन कर देगा और कीटोन दोनों जगह। यहाँ पे क्या हमको स्टर में कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। फिर ये क्या हमारा मेटल कैस्टेट क्या हमारा ये इसका भी रिडक्शन कर देगा, लेकिन NaBH4 जो है NaBH4 स्टर का रिडक्शन नहीं करता है, इसीलिए अगर इस पे NaBH4 डालते हैं तो NaBH4 क्या इस पे कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन कीटोन को बदल देगा किसमें, अल्कोहल में। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा क्या हमारा NaBH4। NaBH4 स्टर की रिडक्शन नहीं करेगा, ठीक है। PDH2 जो है मेटल कैटलिस्ट कभी कभी कर भी देता है एसिड डेरिवेटिव का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द मेटामर्स, इसमें कौन सा मेटामर्स नहीं शो करेगा। तुम्हें पता है कि मेटामर्स में क्या होता है, दोनों तरफ ये अल्काइल ग्रुप चेंज होता है फंक्शनल के सराउंडिंग में। जैसे ये दोनों तरफ डाइथाइल एमीन है, तो एक तरफ कर दिया मिथाइल और दूसरे तरफ कर दिया प्रोपाइल, तो ये तो मेटामर्स बना देगा, और इसको ऐसे लिख दिए ये क्या हो जाएगा हमारा मेटामर्स हो जाएगा। लेकिन ये देखो यही मेटामर्स, लेकिन ये जो है आपका कौन सा, ये डी ऑप्शन, ये मेटामर्स नहीं बनाएगा, ये भी बना देगा। ये क्या मिथाइल इधर इथाइल कर देता बन जाएगा, लेकिन ये क्या हमारा डी ऑप्शन में कोई ग्रुप चेंज नहीं होगा। ये कि इसको आप ऐसे लिखो, ये क्या 2-ब्यूटेनॉल, और इसको इस पे लेके गए तो भी क्या बना 2-ब्यूटेनॉल, तो दोनों तरफ हल्का इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल, स्ट्रक्चर चेंज भी नहीं हुआ, दोनों स्ट्रक्चर क्या हमारा सेम ही है, तो डी क्या हमारा मेटामर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि फंक्शन दोनों तरफ क्या चेंज होना चाहिए अल्काइल ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, क्या हमारा कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये क्या हमारा बेंजीन मिथाइल क्लोराइड AlCl3 फिनॉल का रिएक्शन सही है। कीटोन जिंक अमलगम ये साइक्लोहेक्सेन क्लेमेंसर रिएक्शन सही है। और यहाँ पे क्या हमारा ये दिया हुआ CH3 CH2 Cl क्या हमारा ये इथाइल क्लोराइड सोडियम इथाइल, ये क्या हमारा ये नहीं, ये दिया हुआ क्या हमारा आपका मिथाइल क्लोराइड, क्या दिया हमारा मिथाइल क्लोराइड, और इस पे क्या हमारा सोडियम ये ड्राई ईथर, सोडियम क्या हमारा ड्राई ईथर, तो ये क्या हो गया हमारा ऊर्ज रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया हमारा ऊर्ज रिएक्शन, ये क्या हमारा मिथाइल क्लोराइड, और ये क्या हमारा सोडियम और ड्राई ईथर दे दिया। तो अब ये क्या हमारे इससे दो कार्बन क्या बन गया इथेन, तो ये कौन ऊर्ज रिएक्शन ये भी सही है। और ये देखो एल्डिहाइड की रिएक्शन रेट फॉस्फोरस HI और लिखा उल्फक्रिस्टल रिएक्शन, ये तो गलत है, ये तो उल्फक्रिस्टल रिएक्शन है ही नहीं। उल्फक्रिस्टल में क्या यूज करते हैं हाइड्रोजन और इथिलीन ग्लाइकॉल या क्या हमारा KOH अल्कोहलिक यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारा ये तो है ही नहीं, तो क्या हमारा डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये क्या हमारा A है, A से क्या बन रहा है ये A की ओजोनाइसिस किया जा रहा है और इससे बना 3-2-5 पेंटेन डायल, तो पेंटेन डायल इससे बन जाएगा हेक्सेन डायल, इसमें क्या हमारा 5 1 6 कार्बन आ जाएगा, हमको 5 चाहिए। ये देखो साइक्लोपेंटीन, अगर साइक्लोपेंटीन में क्या किए O3 क्या हमारा ZnH2O इसकी ओजोनाइसिस किए, ये बन गया क्या हमारा पेंटेन डायल, क्या हमारा CH3 ये क्या हमारा COH कितना ये 3-2-5, तो ये क्या हमारा 5 पेंटेन डायल, तो ये कौन सा हो गया हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द लेस्ट बेसिक, तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑप्शन कौन सा है sp2, देखो ये जो क्या हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेसिक एस्टर,
नाइट्रोजन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगा। यहाँ पे क्या हमारा sp3 है, ये भी क्या हमारा sp3 है, और ये क्या हमारा sp है। तो हमको पूछ रहा है कि लिस्ट बेसिक सभी नाइट्रोजन पे क्या लोड। यहाँ देखो sp है, sp में s कैरेक्टर कितना 50% क्या हमारा s कैरेक्टर है। s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा उतनी ज़्यादा होगा। s कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा उतनी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे s कैरेक्टर सब ज़्यादा है, तो क्या इसका मतलब ये क्या इलेक्ट्रोड सब ज़्यादा है, इलेक्ट्रोड ज़्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा कम होगा, तो इसलिए क्या होगा हमारा डी।